हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कक्षा 10 की विज्ञान में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व किसे कहते हैं, दूसरा हमारा रहेगा विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। इन दो टॉपिकों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो और आज के वीडियो में समझते हैं सबसे पहले प्रतिरूपी या निरूपक तत्व, जिसे हम लोग टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तृतीय आवर्त के तत्व प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब डेफिनेशन का यह है कि जितने भी हमारे तत्व तीसरे आवर्त यानी तीसरे पीरियड में होंगे वो सभी प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, ये तत्व अपने समूहों में उपस्थित अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बेसिकली यही है कि जो तीसरे आवर्त के जो तत्व आपके होंगे वही आपके प्रतिरूपी या निरूपक या फिर हम कह सकते हैं टिपिकल एलिमेंट कहलाएंगे। तो आपको हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिखाते हैं तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है 11 Na यानी 11 परमाणु सोडियम का होता है, फिर 12 Mg मैग्नीशियम आता है, फिर 13 एल्युमिनियम आता है और 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 आर्गन। ये सभी आपके तीसरे आवर्त यानी थर्ड पीरियड में आते हैं। तो इन्हीं तत्वों को आपको क्या कहना है कि प्रतिरूपी तत्व के रूप में कहना होगा। ठीक है, तो पूछा जाए कि प्रतिरूपी तत्व कौन से हैं, तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी आपके प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रहेगा कि प्रतिरूपी तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते करेंगे हम विकर्ण संबंध के बारे में। तो विकर्ण संबंध के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण संबंध में क्या दिया हुआ है इसको भी देख लीजिए। तो विकर्ण संबंध को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को पहले समझते हैं, बाद में हम यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ तत्व जो होंगे हमारे द्वितीय आवर्त के होंगे और कुछ तत्व हमारे तृतीय आवर्त के होंगे, और उन दोनों में क्या होंगे, उनके जो गुण होंगे दूसरे आवर्त के और तीसरे आवर्त के, उनके गुण मैच करेंगे। किनके गुण मैच करेंगे, जो एक दूसरे के क्या होंगे, विकर्णी अभिमुख। विकर्णी का मतलब होता है डायगोनल अपोजिट होगी, यानी डायगोनल तो आपको पता हो विकर्ण कैसे बनाए जाते हैं, जब दो क्रॉस लाइनें खींची जाती हैं वही आपके विकर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से जो अपोजिट पड़ेंगे वही आपके विकर्णी अभिमुख होते हैं। और किन किन के बीच में देखना है, तो द्वितीय आवर्त के और किसके, तृतीय आवर्त के तत्व होंगे जो एक दूसरे के डायगोनल यानी विकर्णी अभिमुख होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि जैसे द्वितीय आवर्त में लिथियम यानी Li के गुण जो होंगे तृतीय आवर्त में मैग्नीशियम यानी Mg के गुणों से मिलते जुलते हैं। ये आपका विकर्णी अभिमुख का एग्जाम्पल है। अब आइए इसको हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबके अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों को यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे हमने ऊपर द्वितीय आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन को लिख रखा है, जो कि आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे समूह में स्थित हैं। इसी प्रकार से हमने तृतीय आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन को लिख रखा है, ये भी आपके पहले, दूसरे और तीसरे समूह में स्थित है। इसी प्रकार से चौथे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिथियम होगा इसका जो विकर्ण बनेगा, जाके जो तिरछी लाइन जाएगी वो मैग्नीशियम के साथ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लिथियम का विकर्ण संबंध होगा वो मैग्नीशियम के साथ होगा, क्योंकि ये द्वितीय आवर्त में आ रहा है, ये तृतीय आवर्त में आ रहा है, यानी दूसरे में आ रहा है, ये तीसरे में आ रहा है। तो लिथियम का विकर्ण संबंध किसके बनेगा, मैग्नीशियम के। इसी प्रकार से द्वितीय आवर्त में जो बेरिलियम का होगा इसकी जो तिरछी लाइन होगी वो एल्युमिनियम के साथ बनेगी, तो बेरिलियम का जो विकर्ण संबंध होगा वो एल्युमिनियम के साथ होगा। और इसी प्रकार से आगे जो बोरान होगा इसका जो विकर्ण संबंध होगा वो सिलिकॉन से बनेगा, और इसी प्रकार आगे और भी बनते जाएंगे। तो आपको विकर्ण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कुछ इसके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए हैं जो हम आपको लेके आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे कोई भी वर्ग, आवर्त और ब्लॉक कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए हैं, उनको भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तत्व
M है कोई जिसकी ऑक्साइड का सूत्र MO दिया हुआ है, यानी ठीक है कोई भी तत्व वो हो सकता है M, उसका जो ऑक्साइड का सूत्र है वो क्या है MO है। तो पूछा गया है उसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन आपके हैं MnO3 है, दूसरा MnO3 का होल ट्वाइस है, तीसरा आपका M2NO3 है, चौथा आपका M3NO2 का होल ट्वाइस है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो चलिए इसको हम पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा तत्व है M है उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या है MO। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि उसके ऑक्साइड का सूत्र हमारा क्या है। तो उसके जो ऑक्साइड का सूत्र निकल कर आया है वो MO आया हुआ है। क्या आया हुआ है MO। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी यौगिक तब बनता है जब उसके प्लस संख्या और माइनस संख्या जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हमको पता है जो ऑक्साइड यानी जो O होता है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है, और यहाँ पर जो हमारा M है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें पता ही नहीं है। तो हम अगर पता करना चाहें तो आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है O जो हमारा है ऑक्साइड है इसकी -2 है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा यहाँ पर M होगा तो इसकी +2 होगी, क्योंकि कोई यौगिक तभी बनता है जब उसकी प्लस की ऑक्सीकरण संख्या और माइनस की ऑक्सीकरण संख्या दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर सूत्र MO बन रहा है, इसका मतलब यही होगा कि अगर O पर -2 है तो M पर +2 होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा M तत्व है वो +2 ऑक्सीकरण संख्या वाला तत्व है। अब इसी +2 वाले यानी M के तत्व का जो हमें सूत्र बनाना है वो नाइट्रेट का बनाना है। तो आपको हम बता दें कि जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट को हम NO3 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? NO3 से लिखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट के लिए जो सूत्र बताया गया है वो NO3 बताया गया है, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो माइनस की कितनी है? -1 होती है, ठीक है। अब हमें M के यानी उसी तत्व की यानी किसका हमें नाइट्रेट बनाना है? M का नाइट्रेट बनाना है। तो कहने का मतलब है कि हमें M को NO3 के साथ जोड़ना है। तो M को और NO3 को हमको एक साथ जोड़ना है। अब हमको पता है कि M की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है और NO3 की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। कोई तत्व तभी आपस में जुड़ेंगे जब उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं बराबर होंगी। यहाँ पे M की +2 है तो यहाँ पे NO3 भी कितना होना चाहिए? -2। तो एक NO3 है तो एक माइनस है। अगर यहाँ पर हम NO3 की संख्या कितनी कर दें? 2 कर दें। अगर NO3 की संख्या हम 2 कर दें तो ये जो माइनस हमारा है वो एक की जगह पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर M +2 है तो NO3 भी -2 हो जाएगा, लेकिन NO3 कितने होने चाहिए? 2। तो इस प्रकार से देखें कि M के साथ जो हमारे NO3 निकल कर आए हैं वो कितने निकल कर आएंगे? 2 आएंगे, तभी जाके ये +2 और -2 बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तत्व के जो नाइट्रेट का सूत्र होगा वो MnO3 का होल ट्वाइस होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे इसको निकाला जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? जितने भी तत्व होते हैं उनके प्लस माइनस को अच्छे से आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और इसी तरह का है, उसको भी देख लीजिए, जो कि आपका NCERT बुक से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि तत्व X का जो XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड है, यानी एक कोई तत्व X है जिसका जो क्लोराइड का सूत्र है वो क्या है? XCl2 क्लोराइड का सूत्र है। अब ये सूत्र कैसे बना है पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो क्लोराइड होता है उस Cl पर एक माइनस होता है। यहाँ पे 2 Cl है तो इसका मतलब यहाँ पर जो माइनस है वो ऑक्सीकरण संख्या -2 है, ठीक है। याद रखना होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो Cl होता है उस पर एक माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 Cl है, इसका मतलब 2 माइनस होगा। तो 2 माइनस है तो जाहिर सी बात है 2 प्लस भी होगा। अब वो 2 प्लस किसने दिया होगा? इस X ने 2 प्लस दिया होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा X कोई तत्व है जो प्लस ऑक्सीकरण संख्या रख रहा है वो कितनी रख रहा है? 2 रख रहा है। हमने कैसे निकाला? क्लोरीन की सहायता से निकाल लिया, क्योंकि क्लोरीन पर जो होता है वो -1 होता है। 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस होगा। इसका मतलब यही है कि जो X है इस पर 2 प्लस होगा। तो अब हमें पता चल चुका है X पर 2 प्लस है। तो आगे पूछा गया कि ये एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक भी अधिक है। तो जो ठोस होते हैं, जो जिनका गलनांक अधिक होता है वो आपकी धातुएं होती हैं। तो याद रखना होगा, जिनका जो ठोस होंगे जिनका गलनांक अधिक होगा वो आपकी धातुएं होती हैं। तो पूछा गया कि निम्न में से यह कौन सा तत्व हो सकता है? तो इनमें से तत्व वही होगा जिस पर +2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो सोडियम है इस पर जो प्लस होता है वो +1 होता है। तो ये तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमें +2 वाला चाहिए। मैग्नीशियम जो होता
होता है, इस पर +2 चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा राइट आंसर होगा वो मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, यानी जो XCl2 था वो X जगह पे Mg होगा। तो यानी जो हमारा सूत्र था वास्तव में MgCl2 होगा। और जो एल्युमिनियम होगा ये नहीं होगा, क्योंकि इस पर +3 होता है। सिलिकॉन जो है इस पर +4 या -4 दोनों होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो Mg हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, और इसके साथ में प्रतिरूपी या निरूपक तत्व और विकर्ण संबंधों को भी क्लियर कर लिया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए।